अब देखो, अपनी शादी में दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठने का मन कर रहा है ना, तो फिर से सोच लो। सोचो क्या होगा अगर घोड़े वाला दुल्हन ही लेकर भाग जाए। आज की कहानी में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, आपको मजा आएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपकी शादी में क्या हुआ था, आप घोड़े पर बैठे थे कि नहीं। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक घोड़ा और उसके मालिक राजू को देखते हैं। राजू का इस दुनिया में उसके घोड़े के अलावा कोई नहीं था। उसने अपने घोड़े का नाम रखा था बादशाह। दोनों एक ही घर में रहते हैं। राजू बादशाह की देखभाल करता है, लोगों को बादशाह की सवारी करवाता है, शादियों में सट्टा बांधता है और उसी से राजू की थोड़ी सी कमाई हो जाती है। लेकिन राजू के बादशाह को कार्डियक एरिथमिया, एक तरह की दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करवाने के लिए बोला था, लेकिन उसके लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। राजू पिछले कुछ सालों से अपने बादशाह का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। पैसे इकट्ठा करने के लिए राजू सिर्फ एक टाइम का खाना खाता है, लेकिन शराब 24 घंटे पीता है। एक झोपड़पट्टी वाली कॉलोनी में रहता है। बगल में अमीरों वाली कॉलोनी में एक लड़की रहती है, भाग्यश्री, और अपना राजू इस अमीर लड़की से प्यार करता है। वो हर दिन भाग्यश्री के सामने जाता है, लेकिन भाग्यश्री उसकी तरफ देखती भी नहीं। भाग्यश्री का एक बॉयफ्रेंड था, सैंडी, और वो टपोरी टाइप का लड़का था। बाप अमीर था तो पैसों का घमंड भी होता है, और इसी वजह से भाग्यश्री उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। खैर, एक रात राजू बादशाह को लेकर शादी में जाता है। दुल्हन घोड़े यानी कि बादशाह के ऊपर बैठी होती है और बादशाह बार बार राजू को इशारा कर रहा होता है कि उसके ऊपर बैठी हुई दुल्हन कोई और नहीं, भाग्यश्री है। लेकिन मंदबुद्धि राजू समझ ही नहीं पाता और आखिरकार घोड़ा दुल्हन को ही लेकर भाग जाता है। राजू भी उसके पीछे पीछे भागता है तो देखता है कि बादशाह एक ठेके के बाहर खड़ा है। राजू अंदर जाता है तो दुल्हन के जोड़े में बैठकर भाग्यश्री शराब पी रही होती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में भाग्यश्री के माँ बाप की मौत हो गई थी और अब वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती है, और पैसों की लालच में उसके अंकल आंटी उसकी शादी 54 साल के एक बूढ़े आदमी से करवा रहे थे। तो भाग्यश्री भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। बादशाह उसे लेकर भाग आया था, तो अब उसकी शादी टूट चुकी थी। शादी टूटने की वजह से भाग्यश्री भी बहुत खुश होती है। राजू के साथ जमकर शराब पीती है और नशे में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद राजू उसे अपने कंधे पर उठाता है, उसे उसके घर के बाहर गेट पर छोड़ देता है। शादी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी भाग्यश्री के अंकल आंटी उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह राजू उसके घर के बाहर आता है तो भाग्यश्री कॉलेज जा रही होती है। कल रात दारू का बिल राजू ने ही भरा था, तो अब राजू उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन भाग्यश्री राजू से कहती है कि तुम हो कौन और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसे घोड़े वाले के साथ बैठकर शराब पीऊंगी। तुम्हारी औकात ही क्या है। कल रात क्या क्या हुआ था। नशा उतरने के बाद भाग्यश्री सब कुछ भूल चुकी थी। वो जाने लगती है, तभी सैंडी वहां आ जाता है। वो भाग्यश्री से पूछता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें कोई दूसरा लड़का मिल गया है क्या। तो भाग्यश्री राजू की तरफ इशारा करती है और उसे कहती है कि वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। भाग्यश्री तो इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन सैंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजू को पीट देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। शाम को भाग्यश्री कॉलेज से वापस आती है तो राजू अब भी वहीं पर होता है। उसके हाथ में एक प्लास्टर लगा हुआ था। वो भाग्यश्री से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या बोला था कि उन लोगों ने मेरी धुलाई कर दी। भाग्यश्री कहती कि मैंने सैंडी से कहा था कि तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड हो, और ये बोलकर भाग्यश्री वहां से जाने लगती है। और इधर राजू तो हवा में उड़ने लगता है, भाग्यश्री के साथ शादी के सपने देखने लगता है, और अगले दिन वो भाग्यश्री का पीछा करता है। अपना घोड़ा लेकर उसके कॉलेज पहुंच जाता है और उसे देखकर भाग्यश्री का दिमाग खराब हो जाता है। वो राजू से कहती है कि मैंने तो बस मजाक में तुम्हें बॉयफ्रेंड बोला था, मैं क्या, यहाँ कोई भी लड़की तुमसे नहीं पटेगी, तो अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। भाग्यश्री वहां से जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि राजू तो उसे शराब भी पिला सकता है। फिर वो राजू के पास वापस आती है, उससे सॉरी बोलती है, और फिर वो दोनों साथ में शराब पीने के लिए चले जाते हैं। और भाग्यश्री उसके साथ जमकर शराब पीती है, इतनी पीती है कि अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है, बेहोश हो जाती है। जिसके बाद राजू उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। अगली सुबह भाग्यश्री की आंख खुलती है तो राजू अपने घोड़े को नहला रहा होता है। पहले तो भाग्यश्री हैरान हो जाती है कि वो है कहाँ। फिर वो अपने कपड़े देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। राजू से पूछती है कि मेरे कपड़े किसने बदले हैं।
तो राजू कहता है कि यहाँ मेरे अलावा है ही कौन। और ये सुनकर भाग्यश्री गुस्से में अपना बैग उठाती है। उसने राजू के कपड़े पहने हुए थे और वही कपड़े पहनकर अपने घर जाने लगती है। राजू उसके पीछे पीछे उसके कपड़े लेकर आता है और बाहर मोहल्ले की औरतें दोनों को इस हालत में देखती हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है। तभी सैंडी भी वहां आ जाता है। राजू और भाग्यश्री की हालत देखता है तो सैंडी भी वही समझ रहा होता है जो इस वक्त आप समझ रहे हैं। इसके बाद सैंडी एक लोकल गैंगस्टर कलुआ के पास जाता है। अब देखो, ये कलुआ अलग है, मैं अलग हूँ, एक ही मत समझ लेना। खैर, वो कलुआ से राजू को किडनैप करने के लिए कहता है। कलुआ फोटो मांगता है तो सैंडी फोटो लेकर तो आया ही नहीं था। वो कलुआ और उसकी गैंग को बताता है कि राजू अपने मोहल्ले में ही रहता है और उसके पास एक घोड़ा है, उसी राजू को किडनैप करना है। किडनैपिंग के बदले वो 2 करोड़ देने के लिए कहता है और कलुआ को 10 लाख रुपए एडवांस भी दे देता है। इधर राजू बादशाह को लेकर एक शादी में जाता है। दूल्हा NRI था। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। दूल्हा घोड़े पर बैठ जाता है और बारात दुल्हन के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम कलुआ और उसकी गैंग को देखते हैं। कलुआ अपने आदमियों को राजू को किडनैप करने का प्लान बताता है। उसे पता था कि राजू एक बारात में दूल्हे को लेकर जा रहा है। वो कहता है कि तुम लोग गाड़ी लेकर जाओ और जिस लड़के के पास घोड़ा होगा ना, उसे ही किडनैप करके लाना। कलुआ खुद तो अपने अड्डे पर ही रुक जाता है और उसके गुंडे राजू को किडनैप करने के लिए चले जाते हैं। बारात के पास पहुंचकर हवा में गोलियां चलाते हैं तो डर के मारे सारे बाराती नीचे झुक जाते हैं। दूल्हा घोड़े से उतरकर उसके पास खड़ा हो जाता है। कलुआ के आदमियों को लगता है कि दूल्हा ही राजू है और वो लोग दूल्हे के साथ साथ उसके घोड़े को भी किडनैप कर लेते हैं और अड्डे पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद कलुआ सैंडी को कॉल करता है। कहता है कि हमने राजू को किडनैप कर लिया है, तो तू बाकी के 1,90,00,000 रुपए लेकर अड्डे पर आ जा। दूसरी तरफ राजू को पता चलता है कि बादशाह किडनैप हो गया है। वो बादशाह को इधर उधर ढूंढने लगता है। राजू बादशाह से बहुत प्यार करता है। वो रो रहा होता है और उसे ढूंढते ढूंढते थक कर सड़क के किनारे ही सो जाता है। अगली सुबह एक आदमी राजू को बताता है कि तेरा घोड़ा कलुआ ने किडनैप किया है, उसके अड्डे पर जा, तुझे घोड़ा मिल जाएगा। इधर कलुआ के अड्डे पर सैंडी पैसे लेकर पहुंच जाता है। घोड़े को देखता है तो खुश हो जाता है। सोचता है कि इन लोगों ने राजू के साथ साथ उसके घोड़े को भी किडनैप कर लिया है। वो कलुआ को बाकी के पैसे देता है, लेकिन जैसे ही वो दूल्हे को देखता है तो कलुआ से पूछता है कि ये किसको उठा लाए, ये राजू नहीं है। वो कलुआ से अपने पैसे वापस ले लेता है। कलुआ भी गुस्से में अपने आदमियों को पीटने लगता है। कलुआ अपने आदमियों को पीटने में बिजी होता है। तभी राजू वहां पहुंच जाता है। बाहर कलुआ के 2 आदमी घोड़े की रखवाली कर रहे थे। राजू उनसे कहता है कि यह घोड़ा मेरा है। वो लोग तुरंत राजू को उसका घोड़ा दे देते हैं और राजू कलुआ के अड्डे से ही चुपचाप अपना घोड़ा लेकर निकल जाता है। इधर सैंडी कलुआ से कहता है कि उसका घोड़ा संभाल कर रखना, वो अपना घोड़ा लेने जरूर आएगा। और तभी वो देखता है कि घोड़ा भी वहां से गायब है। इधर राजू घोड़ा लेकर अपने घर पहुंच जाता है। भाग्यश्री को पता चलता है कि सैंडी के कहने पर कलुआ ने राजू का घोड़ा किडनैप कर लिया था। तब वो राजू से मिलने के लिए आती है। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। इसी बीच में भाग्यश्री को एक कॉल आता है, लेकिन भाग्यश्री बार बार फोन काट रही होती है। पूछने पर वो राजू को बताती है कि मैंने इससे 10,000 रुपए लिए थे और उन पैसों की पार्टी कर ली और अब वो पैसे मांग रहा है। राजू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि इतने सारे पैसे उसे वापस कैसे करोगे? तो भाग्यश्री उससे कहती है कि पैसा कमाना तो चुटकी बजाने जितना आसान है, जब चाहूंगी कमा लूंगी। इसके बाद राजू उसे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दिखाता है। कहता है कि सिर्फ 2 लाख रुपए इकट्ठा करने में मुझे 4 साल लग गए हैं और तुम कह रही हो कि पैसा कमाना चुटकी बजाने जितना आसान है। फिर वो भाग्यश्री को बादशाह की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताता है। कहता है कि इसके ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए लगने वाले हैं, लेकिन भाग्यश्री को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। तब राजू उसे बादशाह की रिपोर्ट्स दिखाता है तो भाग्यश्री उससे पूछती है कि आखिर एक घोड़े के लिए तुम इतनी मुश्किल क्यों झेल रहे हो? तो राजू बताता है कि बादशाह उसे उसके पापा ने गिफ्ट किया था और बादशाह ही उसकी कमाई का इकलौता जरिया है। उसकी वजह से उसे एक वक्त की रोटी नसीब हो रही है, तो बादशाह के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। राजू की ये इमोशनल कहानी सुनकर भाग्यश्री भी उससे इंप्रेस हो जाती है। वो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब उसे बादशाह की फिक्र होने लगती है और इसी के साथ राजू और भाग्यश्री की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। दोनों एक साथ घूमते हैं, खुश रहते हैं। भाग्यश्री गूगल पर बादशाह की बीमारी के बारे में पढ़ रही होती है
और उसका इलाज ढूंढ रही होती है। और फिर एक दिन वो राजू से बादशाह को एक जगह पर लेकर आने के लिए कहती है। फिर उस जगह पर एक गोला बनाती है और बादशाह को उसी लाइन पर चलने के लिए कहती है। वो बादशाह को ट्रेनिंग देती है, अपने हाथ में एक बेल्ट लपेटती है और बादशाह से कहती है कि जब ये बेल्ट खोलते हुए आखिरी फेरे पर पहुंच जाऊं तो तुम वहीं पर रुक जाना। भाग्यश्री काफी टाइम तक उसे ट्रेनिंग देती है और आखिरकार बादशाह भी उसकी बात समझने लगता है, उसके इशारे समझने लगता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद भाग्यश्री अपने पैसे से एक सर्कस के लिए सेटअप बनाती है। बादशाह का सर्कस देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 100 रुपए का टिकट खरीद कर लोग उसका सर्कस देखने के लिए आते हैं। धीरे धीरे सर्कस हिट हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये दोनों 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। राजू के पास पहले से ही 2 लाख रुपए थे और अब कुल मिलाकर उसके पास 6 लाख रुपए हो जाते हैं। तो भाग्यश्री उससे कहती है कि इन पैसों से बादशाह का इलाज करवा लेना। दोनों बहुत खुश होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और तभी भाग्यश्री के अंकल आंटी वहां पहुंच जाते हैं। वो भाग्यश्री को एक घोड़े वाले के साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं। उसका अंकल उसे डांटता है, गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और फिर भाग्यश्री को लेकर घर चला जाता है। घर आकर उसका अंकल कहता है कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम एक घोड़े वाले के साथ हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाओगी तो तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हें रोड पर ही छोड़ देता। वो भाग्यश्री को एक कमरे में बंद कर देता है, बाकी फैमिली मेंबर्स को बुलाता है, उनसे कहता है कि कल ही भाग्यश्री की शादी करवानी है। मतलब वो 54 साल का बुढ़ा भाग्यश्री का अंकल एक बार फिर से उसी बुढ़े के साथ भाग्यश्री की शादी करने के लिए कहता है। उसकी आंटी कहती है कि एक घोड़े वाले के साथ इश्क लड़ा रही है, कम से कम अपनी क्लास को तो मेंटेन रखना चाहिए था ना। बाहर से घोड़े की आवाज आती है। राजू और बादशाह दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं। भाग्यश्री उनके पास जाती है। वो बैठकर राजू के साथ बात करती है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। वो कहती है कि मैं शराब शौक से नहीं पीती, ये लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मुझे कहीं से खरीद कर लाए हों। घर के नौकरानी के जितनी भी मेरी इज्जत नहीं करते, पैसों के लिए उस 55 साल के बुढ़े से मेरी शादी करवा रहे हैं। वो राजू से कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम उन पैसों से बादशाह का ऑपरेशन करवा लेना और मुझे भूल जाना। वो राजू से और फिर बादशाह से भी अलविदा कहती है, फिर रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसका इस तरह से रोते हुए जाना राजू से देखा नहीं जाता। वो बारिश में भीगते हुए अपने घर जाता है। बादशाह के ऑपरेशन के लिए जो पैसे रखे थे वो लेकर आता है, बादशाह के सामने खड़ा होता है, उससे माफी मांगता है। वो बादशाह से कहता है कि देख, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। ये लोग पैसों के लिए भाग्यश्री की शादी उस बुढ़े से करवा रहे हैं तो मैं उन्हें ये पैसे देकर शादी रुकवाने के लिए जा रहा हूँ, तो तू बुरा मत मानना। तब फिर से हमें बादशाह के अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वो राजू को जाने की इजाजत दे देता है, कहता है कि मैं भी तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजू घर के अंदर जाता है, भाग्यश्री के अंकल आंटी को पैसे देता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भाग्यश्री की शादी उस बुढ़े से मत करवाओ। लेकिन वो लोग राजू को उसकी औकात दिखाते हैं, मारते हैं। भाग्यश्री का अंकल उसके पैसे भी रख लेता है, कहता है कि भाग्यश्री से मिलने का जुर्माना है और उसे मारकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद बेहोश राजू को कलुआ और उसके आदमी किडनैप कर लेते हैं। राजू की आंख खुलती है तब वो कलुआ के अड्डे पर होता है। बादशाह भी उनके साथ ही था। सैंडी भी बाकी के 1 करोड़ 90 लाख रुपए लेकर वहां आ जाता है। वो कलुआ से कहता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ और दूंगा। कलुआ इसके लिए तैयार हो जाता है। वो राजू से कहता है कि पहले मैं तुझे नहीं, तेरे इस घोड़े को मारूंगा। और ये सुनकर तो राजू की सटक जाती है। राजू एक आदमी की गन छीनकर हवा में फायरिंग कर देता है, जिसके बाद डर के मारे बादशाह वहां से भाग जाता है। कलुआ राजू को मारने वाला होता है, लेकिन राजू उसे बताता है कि सैंडी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं पहले एक बार उसे चेक तो कर लो, सारे नोट नकली हैं। उसका बाप नकली नोट छापने का धंधा करता है। कलुआ का एक आदमी नोट चेक करता है तो उसमें गांधी जी की फोटो उल्टी लगी हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारी नोट नकली है। जिसके बाद कलुआ और उसकी गैंग के लड़के सैंडी को ही मारने लगते हैं और राजू बादशाह को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर बादशाह भाग्यश्री के घर के सामने पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर भाग्यश्री भी बाहर जाने लगती है तो उसका अंकल उससे कहते हैं कि अगर तुम बाहर गई तो याद रखना तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भाग्यश्री पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो राजू के पैसे लेकर बाहर बादशाह के पास आ जाती है। राजू भी वहां पहुंच जाता है। वो राजू से कहती है कि तुमने ये पैसे बादशाह के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखे थे,
तो मेरे लिए उन्हें क्यों दे दिए। वो रोते हुए राजू को गले से लगा लेती है। बगल में ही एक बारात जा रही होती है। राजू उस बारात के दूल्हे से मंगलसूत्र मांगता है। दूसरी बारात वाले बैंड बाजा बजाते हैं और वहीं पर मंगलसूत्र पहनाकर राजू भाग्यश्री से शादी कर लेता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। आप लोग अपनी शादी से जुड़ा कोई फनी इंसिडेंट कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।